हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल। आज मैं फिर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ एक नया ऊर्जा, नया जोश और एक प्यारा सा टॉपिक के साथ जिसका नाम है मियोसिस कोशिका विभाजन। तो टॉपिक को शुरू करने के पहले पिछले वीडियो में मेरे को एक बंदे ने कमेंट किया है। कमेंट बहुत ही प्यारा सा है और कमेंट ये है कि सर मातृ कोशिका से केवल पुत्री कोशिका का ही जन्म क्यों होता है, पुत्र कोशिका का जन्म क्यों नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आ रहा है आजकल। तो सुनो भाई, एक माता ही अपने संतानों को जन्म देती है, कभी भी पिता संतान को जन्म नहीं दे सकता। और यदि मातृ कोशिका से पुत्र कोशिका का निर्माण होता तो वो पुत्र कोशिका बाद में चलकर फिर पिता कोशिका हो जाता और पिता कोशिका कभी संतान को जन्म नहीं देता। इसीलिए मातृ कोशिका से हमेशा पुत्री कोशिका का ही निर्माण होता है, ना कि पुत्र कोशिका का। आई बात समझ में? ये बस नाम है कि जो संतान को जन्म देती है उनको मातृ कोशिका बोलते हैं, और जो मातृ कोशिका जिन संतान को जन्म देती है उस संतानों को बोला जाता है पुत्री कोशिका। आई बात समझ में? और कुछ नहीं। और वैसे भी आजकल लड़कियां जो है हर फील्ड में आगे हो ही गई है। धीरे धीरे ऐसा वो समय आएगा कि लड़कियां बाहर जाएगी कमाने और लड़कों लोगों को वही घर का चूल्हा चौका वगैरह करना पड़ेगा। बहुत जल्द यह दिन आने वाला है। खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आप लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल में। तो टॉपिक आज का है मियोसिस कोशिका विभाजन। तो आप लोग अपना अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाना। तो मियोसिस कोशिका विभाजन क्या होता है? मियोसिस कोशिका विभाजन, तो मियोसिस कोशिका विभाजन है जब एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, और जो भी पुत्री कोशिका का निर्माण होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के आधी हो जाएगी। तो उस तरह के कोशिका विभाजन को हम लोग कौन सा कोशिका विभाजन कहेंगे? मियोसिस कोशिका विभाजन कहेंगे। कहने का मतलब क्या है? ये एक मातृ कोशिका है और इस मातृ कोशिका से निर्माण होगा चार पुत्री कोशिका का। 1 2 3 4। कितने पुत्री कोशिका का? 4 पुत्री कोशिका का। तो यदि एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण हो रहा है और मातृ कोशिका में जो भी क्रोमोसोम की संख्या होगा, मान लीजिए मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 2n होगा, तो पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगा, पता है कितना? मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के आधी। मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के आधी। यदि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n है तो जो भी मातृ कोशिका होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? हाफ उसका। अगर मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो पुत्री कोशिका क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 23। आई बात समझ में? आई बात समझ में ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यदि क्रोमोसोम की संख्या जोड़ा में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड, और यदि क्रोमोसोम की संख्या जोड़ा में नहीं रहता तो उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड। जैसे कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n अर्थात जोड़ा में 2 × 23 2 × 23 तभी ना 46 आ रहा है। तो इसमें तो ये क्या होगा? डिप्लॉइड। और यदि क्रोमोसोम की संख्या जोड़ा में नहीं होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हैप्लॉइड। याद रहेगा। तो मियोसिस कोशिका विभाजन क्या होता है? ये वह कोशिका विभाजन जिसमें एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तथा पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के आधी होती है, उसे मियोसिस कोशिका विभाजन कहते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अब एक बात ये है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या मतलब जो भी पुत्री कोशिका है उसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के आधी हो जाती है। इसीलिए हम लोग इस मियोसिस कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई अर्धसूत्री कोशिका विभाजन? क्योंकि पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के आधी हो जाती है, इसीलिए मियोसिस कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। आई बात समझ में ना? बहुत बढ़िया। इसका एक और नाम है हास्य कोशिका विभाजन। क्या नाम है? हास्य यानी कि हानि कोशिका विभाजन। हानि कोशिका विभाजन क्यों कहते हैं भाई? क्या हानि होता है इससे? हानि होता है ना, क्रोमोसोम की संख्या की हानि होती है। जो क्रोमोसोम की संख्या पहले इसमें 2 गुना था वो क्रोमोसोम की संख्या इसमें कम हो जा रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? हास्य कोशिका विभाजन भी कहते हैं।
आएगा समझ में कि मियोसिस कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं डिफिनेशन इसका कि मियोसिस कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। तो कोशिका विभाजन की वह विधि जिसमें एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तथा पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के मातृ कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या के आधी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस कोशिका विभाजन। इसे क्या कहते हैं, मियोसिस कोशिका विभाजन। याद रहेगा, इतना आसान डिफिनेशन है ये वाला, ठीक, कि मियोसिस कोशिका विभाजन क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं माइटोसिस कोशिका विभाजन। तो माइटोसिस जब कोशिका विभाजन हो रहा था तो उसमें सबसे पहले कोशिका क्या होती थी, कोशिका का निर्माण होता था, और निर्माण होने की अवस्था को हम लोग विश्राम अवस्था कहते थे। और उसके बाद जब कोशिका अच्छी तरह से मैच्योर हो जाती थी उसके बाद उसका क्या होता था, विभाजन होता था। उसी तरह से मियोसिस कोशिका विभाजन के लिए क्या होगा, पहले निर्माण होगा, अर्थात मियोसिस कोशिका विभाजन में पहले विश्राम अवस्था से होकर गुजरेगी और उसके बाद इस कोशिका विभाजन का इस कोशिका का विभाजन होगा। आएगा समझ में, दिख रहा है कि नहीं, जरा मैं देख लूं, बिल्कुल परफेक्ट, वाह। हाँ, तो इसमें भी आता है पहले विश्राम अवस्था। चलिए करते हैं। तो विश्राम अवस्था, अच्छा मान ये मियोसिस कोशिका विभाजन जो है वो कहां पर होता है, ठीक। तो मियोसिस कोशिका विभाजन, इसका जो विभाजन स्थल है, विभाजन स्थल कहां पर होता है मियोसिस। तो मियोसिस कोशिका विभाजन होता है जनन कोशिका में। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होगा, तो जनन कोशिका में होगा मियोसिस कोशिका विभाजन। जैसे कि जाइगोट में जो विभाजन होगा वो कौन सा विभाजन होता है, मियोसिस कोशिका विभाजन होता है, जाइगोट, ठीक है। तो इन सभी में स्पोर, इन सब में कौन सा कोशिका विभाजन होगा, तो इन सब में होता है मियोसिस कोशिका विभाजन। अब मियोसिस कोशिका विभाजन विश्राम अवस्था से होकर गुजरती है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कोशिका का विभाजन हो रहा है। पहले ये एक कोशिका थी, इसका एक पहला बार विभाजन हो गया, फिर इन दोनों कोशिका का फिर से विभाजन होता है। तो देखिए एक ही कोशिका का 2 बार विभाजन हो रहा है, पहले यहाँ पर विभाजन हो रहा है, फिर यहाँ पर विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो 2 बार विभाजन होता है। तो एक बार यहाँ पर होगा मियोसिस 1, यहाँ पर होगा मियोसिस 1, और फिर यहाँ पर होगा मियोसिस 2। 2 बार विभाजन हो रहा है ना, मियोसिस 1 पहले विभाजन हुआ, इसको मियोसिस 1 बोलेंगे, फिर अगेन विभाजन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मियोसिस 1 में। सबसे पहले हम लोग किसमें आते हैं, मियोसिस 1 का विभाजन पढ़ते हैं। तो मियोसिस 1 में सबसे पहले आएगा विश्राम अवस्था 1। चलिए आते हैं विश्राम अवस्था 1। विश्राम अवस्था 1। तो इस अवस्था में क्या होता है, तो विश्राम अवस्था की, जैसे कि आप लोगों को बोले थे मियोसिस माइटोसिस कोशिका विभाजन की 3 उप अवस्थाएं थी, जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। उसी तरह से मियोसिस विश्राम अवस्था की इनकी भी 3 उप अवस्थाएं हैं। वो 3 उप अवस्था क्या है, तो सबसे पहला उप अवस्था है G1 अवस्था। सबसे पहला उप अवस्था क्या है, तो सबसे पहला उप अवस्था है जीवन अवस्था। इसके बाद है एस
अवस्था। इसके बाद है G2 अवस्था। ये G2 दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद क्या है? G2 अवस्था। जीवन अवस्था में क्या होता है? तो जीवन अवस्था में वही आरएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। जीवन अवस्था में क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है, कोशिका की साइज बढ़ती है। आरएनए का संश्लेषण होता है और कोशिका की साइज क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है? हाँ, डीएनए का संश्लेषण होता है। इस अवस्था में क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है और डीएनए के यहाँ इस अवस्था में क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। इस अवस्था में डीएनए का क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब ये रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक, लेकिन ये रेप्लिकेशन क्या है? तो सुनिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोगों का एक कोशिका, ये हम लोगों का क्या है? एक कोशिका। अब इस कोशिका के अंदर हम लोगों का है, इस कोशिका का अंदर मान लीजिए कि क्रोमोसोम है। ठीक, तो इस अवस्था में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। इस अवस्था में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है? जो ये क्रोमोसोम था वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। देखिए, इस तरह का ही एक और क्रोमोसोम का निर्माण होगा। इस तरह का ही एक और क्रोमोसोम का निर्माण होगा। डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा। आई बात समझ में ना? आई बात समझ में ना? ये मेरा क्रोमोसोम, एक और क्रोमोसोम हो गया। ये मेरा क्रोमोसोम, एक और क्रोमोसोम हो गया। आई बात समझ में ना कि क्या हो रहा है? ठीक, बहुत बढ़िया। तो इस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। अभी भी यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम नहीं है। कैसे एक ही क्रोमोसोम है? ये दोनों जो है एक ही सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी भी ये एक ही क्रोमोसोम है। अगर यही अगर अलग अलग सेंट्रोमियर रहते तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते थे कि यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, लेकिन फिलहाल अभी और कितना क्रोमोसोम है? एक ही क्रोमोसोम है। आई बात समझ में? तो इस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जो मेरा एक क्रोमोसोम था वो अपने जैसा एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम उसी के साथ जो ऐसा मतलब बनाया है, जो उसी के साथ संपर्क में है, उसका एकदम कॉपी पेस्ट बना लिया है। आई बात समझना? इसके बाद होता है G2 अवस्था। और G2 अवस्था में क्या होता है? तो यहाँ पर तो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, लेकिन G2 अवस्था में क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है? G2 अवस्था में। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या भाई? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इस सब का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। किस अवस्था में? तो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक का रेप्लिकेशन होता है G2 अवस्था में। तो ये हुआ मेरा विश्राम अवस्था। और विश्राम अवस्था जैसे ही शेष होता है उसके बाद तुरंत शुरू हो जाता है कोशिका विभाजन की अवस्था। इसके बाद तुरंत क्या शुरू हो जाता है? कोशिका, इसके बाद तुरंत शुरू हो जाता है कोशिका विभाजन की अवस्था। कोशिका विभाजन की अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोटिक। जिसको क्या बोलते हैं? माइटोटिक। माइटोटिक, कोशिका विभाजन की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोटिक। अब इस माइटोटिक में क्या होता है? पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। पहले किसका विभाजन होगा? केंद्रक का विभाजन। तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। बिल्कुल, केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो पहले यहाँ पर क्या शुरू होगा? कैरियोकाइनेसिस 1। सब कुछ मियोसिस 1 चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या शुरू होगा? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1। अब इस कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या क्या होता था? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, ये ना होता था। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। इसी तरह से इसमें कैरियोकाइनेसिस में वही, कैरियोकाइनेसिस में भी वही होगा। प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज, एनाफेज 1, फिर मेटाफेज 1, ये सब होगा। आइएगा समझना। सबसे पहले क्या होगा? प्रोफेज
सॉरी हाँ प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और उसके बाद है टेलोफेज। उसके बाद क्या है? टेलोफेज। तो आते हम लोग हाँ शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोफेज 1 से। किसे शुरू करते हैं? प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है? यह एक चमत्कारी कोशिका विभाजन है, मियोसिस कोशिका विभाजन की तरह नहीं है। तो इसमें क्या होगा? प्रोफेज 1 और माइटोसिस कोशिका विभाजन का जो प्रोफेज था वो मियोसिस कोशिका विभाजन की तुलना में प्रोफेज 1 की तुलना में काफी छोटा है। मियोसिस कोशिका विभाजन का प्रोफेज अवस्था बहुत बड़ी अवस्था है। मियोसिस कोशिका विभाजन का प्रोफेज अवस्था बहुत बड़ी अवस्था है। तो इस अवस्था में क्या क्या होता है? तो प्रोफेज 1 में भी अन्य अवस्थाएं हैं, जिसमें है लैक्टोटीन, जिसमें है जाइगोटीन, जिसमें है पैचोटीन, ये सब अवस्थाएं हैं प्रोफेज 1 में। तो सबसे पहले आता है लैक्टोटीन। सबसे पहले क्या आता है? लैक्टोटीन। सबसे पहले क्या आता है? लैक्टोटीन। तो इस लैक्टोटीन में क्या होता है? तो लैक्टोटीन में क्या होता है? जो ये क्रोमोसोम का जो ये डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, ये दोनों डीएनए एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेते हैं, एक दूसरे से लपेटा जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं? लपेटा जाते हैं। किस अवस्था में? लैक्टोटीन अवस्था में। किस अवस्था में? लैक्टोटीन अवस्था में। तो कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से एकदम टाइटली एक दूसरे से क्या होते हैं? लिपटा जाते हैं लैक्टोटीन अवस्था में। और लैक्टोटीन के बाद होता है जाइगोटीन। लैक्टोटीन के बाद क्या होता है? जाइगोटीन। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और कुछ जानकारी। तो जानकारी ये है कि ये मेरा क्रोमोसोम पूरा, ये मेरा पूरा क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ये क्या कहलाएगा? पीला वाला क्रोमेटिड। और ये पिंक वाला क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। तो ये भी क्रोमेटिड है और ये भी क्रोमेटिड है। और ये दोनों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको बोलेंगे, इन दोनों क्रोमेटिड को बोलेंगे हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों क्रोमेटिड को कौन सा क्रोमेटिड बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक, तो ये दोनों क्रोमेटिड कहलाएगा सिस्टर क्रोमेटिड। कौन सा क्रोमेटिड? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये दोनों क्रोमेटिड कौन सा क्रोमेटिड कहलाएगा? सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं? जब दो क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं उसे सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो बताइए मेरे को, ये तो क्रोमेटिड है, ये भी तो क्रोमेटिड होगा ना, ये वाला ये भी तो क्रोमेटिड होगा। तो इन दोनों क्रोमेटिड को क्या कहेंगे? इन दोनों क्रोमेटिड को कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों क्रोमेटिड को क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो जब क्रोमेटिड भिन्न भिन्न सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। यहां पर ये क्रोमेटिड इस सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा हुआ है और ये क्रोमेटिड इस सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों क्रोमेटिड को हम लोग बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों क्रोमेटिड को क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और जब क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा रहेगा तो उस क्रोमेटिड को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। आई बात समझ में ना? बहुत बढ़िया। तो ये हुआ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में और ये हुआ सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में। फिर एक होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? तो कोशिका के, अगर हम मनुष्य की कोशिका की बात करेंगे तो मनुष्य की कोशिका में क्रोमोसोम जो होता है वो 46 होता है, हमेशा जोड़े में होता है। ठीक, 46 यानी कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है। ये एक अगर यहाँ पर हम बनाएंगे तो मान लीजिए कि यह एक जोड़ी क्रोमोसोम, यह एक जोड़ी क्रोमोसोम, यह एक जोड़ी क्रोमोसोम, यह एक जोड़ी क्रोमोसोम, यह एक जोड़ी क्रोमोसोम। इस तरह से करते 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 यहाँ तक आता है 23वां जोड़ी क्रोमोसोम। तो प्रत्येक जो जोड़ा वाला क्रोमोसोम है उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? हाँ, कोशिका में क्रोमोसोम हमेशा जोड़ा में रहता है, प्रत्येक जोड़े को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। बस इतना डिफिनेशन, इतना आसान डिफिनेशन है इसका। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आया? सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आया? यदि क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा रहेगा तो
सिस्टर क्रोमेटिड। और यदि क्रोमेटिड भिन्न भिन्न सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक, अब सिस्टर क्रोमेटिड मतलब सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, इसके लिए आप लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में देखना पड़ेगा। आएगा समझ में ना? चलिए ठीक है। नॉन सिस्टर तो लैक्टोटीन में क्या होगा, दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से कस के चिपक गए। इसके बाद शुरू होता है जाइगोटी। इसके बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद शुरू होता है जाइगोटी। जाइगोटी, जाइगोटीन में क्या होता है, ठीक, जाइगोटीन में क्या होता है, तो जाइगोटीन में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में दिख रहा है, ठीक, जाइगोटीन अवस्था में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन अवस्था में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करते हैं प्यार, हम एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, करीब आ जाते हैं। ठीक, जाइगोटीन अवस्था में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के क्या आते हैं, करीब आ जाते हैं। और एक दूसरे के करीब आने की क्रिया को साइनेप्सिस कहते हैं। एक दूसरे के करीब आने की क्रिया को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या आते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और क्रोमोसोम के एक दूसरे के करीब आने की क्रिया को, क्रोमोसोम के एक दूसरे के करीब आने की क्रिया को साइनेप्सिस कहते हैं। क्रोमोसोम के एक दूसरे के करीब आने की क्रिया को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। करीब आने की क्रिया यहाँ पर लिख रहे हैं, करीब आने की क्रिया को साइनेप्सिस, ठीक है, करीब आने की क्रिया क्या कहलाती है, साइनेप्सिस कहलाती है। आई बात समझ में? तो ये हुआ मेरा जाइगोटीन, ठीक है ना। और जाइगोटीन के बाद शुरू होगा पैचोटीन, लेकिन इसके लिए मेरे को बोर्ड को पहले इरेज करना पड़ेगा। इससे पहले मैं इरेज कर लूं, आप लोग फटाफट इसको अपने नोटबुक में अपने इस प्यारे से हैंडराइटिंग के द्वारा डाल लीजिए, ठीक। तो जैसे ही मेरा जाइगोटीन शेष होगा, इसके बाद शुरू हो जाता है पैचोटीन। इसके बाद क्या शुरू होता है, पैचोटीन। तो पैचोटीन अवस्था में क्या होता है, पैचोटीन अवस्था में क्या होता है, तो पैचोटीन अवस्था में दोनों क्रोमोसोम, दोनों क्रोमेट जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब इस क्रोमेटिड को हम लोग कौन सा क्रोमेटिड बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों क्रोमेटिड को कौन सा क्रोमेटिड बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आएगा समझना, इसको इधर की तरफ बना रहे हैं। पैचोटीन में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से चिपक जाएंगे। पैचोटीन में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या होंगे, चिपक जाएंगे। कुछ तो हुआ है, कुछ इस तरह से। कैसे चिपक जाएंगे, पैचोटीन अवस्था में क्या होगा, जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड था, वो एक दूसरे से क्या होगा, चिपक जाएगा। किस अवस्था में, पैचोटीन, एक दूसरे का पैचअप हो जाएगा। पैचोटीन अवस्था में क्या होगा, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से चिपक जाएगा। और चिपक कर क्या करेगा, प्यार नहीं, ये लोग चिपक कर क्या करते हैं, अपने अपने अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए कि ये माता श्री का क्रोमोसोम है और ये पिता श्री का क्रोमोसोम है,
जो नया संतान उत्पन्न होगा उसमें माता का भी गुण रहेगा और पिता का भी गुण रहेगा। ऐसा होता है ना, माता जो नया संतान होता है उसमें माता का भी गुण रहता है और पिता का भी गुण होता है। वो गुण आता कैसे है? जो पैचुटिन अवस्था में क्या हुआ था, जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे वो एक दूसरे से आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस अवस्था में, पैचुटिन अवस्था में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, पैचुटिन अवस्था में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आनुवंशिक पदार्थों पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। और आनुवंशिक पदार्थों को के आदान प्रदान करने की क्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये अपना आनुवंशिक पदार्थ इसको दे रहा है और ये अपना आनुवंशिक पदार्थ उसको दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये लोग अपने अपने आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करेंगे। मैं हिंदी प्यार वाली हाथों में लगा, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान कर दिए। और आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग OVER। आनुवंशिक पदार्थों को आदान प्रदान करने की क्रिया क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। आई बात समझ में ना? आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करेंगे पैचुटिन अवस्था में, और आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करने की क्रिया क्या कहलाएगी? क्रॉसिंग ओवर। और ये जो भाग है इत्तूसा भाग, कौन सा भाग? ये इत्तूसा जो भाग है वो कहलाएगा काइज़मा। जो इत्तूसा भाग है, ये इत्तूसा भाग क्या कहलाएगा? काइज़मा। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? काइज़मा। ठीक है, ये इत्तूसा भाग जो है ये कहलाएगा काइज़मा। ठीक है, और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि ये वाला स्थान, इस स्थान को कहते हैं काइज़मेटा। इस स्थान को क्या कहते हैं? काइज़मेटा। काइज़मेटा किसे कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? काइज़मेटा। और जितना भाग मिल रहा है उस भाग को क्या कहेंगे? काइज़मा। और मिलकर आदान प्रदान करने की क्रिया आनुवंशिक पदार्थों का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर। तो ये सब क्रियाएं होती है पैचुटिन में। इसके बाद क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान कर दिए, उसके बाद जो काइज़मा वाला भाग है वो किनारे की ओर गति करते हैं। काइज़मा वाला भाग क्या होता है? किनारे की ओर गति करते हैं। मतलब ये अब इधर आने लगता है, ये इधर आने लगता है। अब ये तो भाई अपने आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान कर दिए, अब ये लोग क्या करेंगे? जो किनारे की ओर आने लगेगा कुछ इस तरह का। कैसे आएगा? कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, जो आनुवंशिक पदार्थ है वो किनारे की ओर गति करने लगेंगे। ठीक, ठुकरा कि मेरा प्यार यहाँ पर होगा। किनारे की ओर क्या करेंगे? पहले ये बेचारे का जब जरूरत था तो ये लोग आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान कर लिए, और जरूरत खत्म होने पर ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। आई बात समझना? तो एक दूसरे से दूर जाएंगे कहां पर? किनारे की ओर गति करने लगते हैं। और किनारे की ओर गति करने की क्रिया को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन।
काइजमेटा का किनारे की ओर गति करने की क्रिया को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। ये हुआ हम लोग का प्रोफेज 1 कंप्लीट। ये क्या हुआ हम लोग का प्रोफेज 1 कंप्लीट। और इसके बाद शुरू होता है मेटाफेज 1। इसके बाद क्या शुरू होता है मेटाफेज 1। मेटाफेज, तो मेटाफेज 1 क्या होता है? मेटाफेज 1 में वही जो दोनों क्रोमोसोम है वो मध्य रेखीय पट्टी में आकर सज जाते हैं। दोनों क्रोमोसोम क्या होता है मध्य रेखीय पट्टी में आकर सज जाते हैं कुछ इस तरह का। ये मेरा सेंट्रोसोम हो गया। मध्य रेखीय पट्टी में आकर सज गए और ये मेरा सेंट्रोसोम जिससे ताराकिरणों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? ताराकिरणों का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है मेटाफेज 1 में इतना मध्य रेखीय पट्टी के में आकर दोनों क्रोमोसोम से सज जाते हैं और सेंट्रोसोम से ताराकिरणें निकलती है। और सेंट्रोसोम से जब ताराकिरणें निकल जाती है तो इसके बाद शुरू होता है एनाफेज अवस्था। इसके बाद कौन सी अवस्था शुरू होती है? एनाफेज अवस्था। तो एनाफेज अवस्था को हम यहां पर बना रहे हैं एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था में क्या होता है? तो एनाफेज अवस्था में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जाने लगते हैं। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एनाफेज अवस्था। एनाफेज 1 का बात कर रहे हैं अभी हम। एनाफेज 1 ये हम लोग का एक दूसरे से फिर क्या होने लगते हैं? दूर जाने लगते हैं। किस अवस्था में? एनाफेज अवस्था में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। मतलब ये सेंट्रोसोम इस क्रोमोसोम को अपने तरफ खींचता है और ये सेंट्रोसोम इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचता है और अपनी तरफ खींचने के फलस्वरूप दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जाने लगते हैं। दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर जाने लगते हैं। और इसके बाद ही शुरू होता है टीलोफेज की अवस्था। इसके बाद कौन सी अवस्था शुरू होती है? टीलोफेज 1। तो यहां पर कर रहे हैं टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 कुछ दिख रहा है, बस प्रोफेज 1 ही अलग था। बाकी जितना भी क्रिया हो रहा है जो हम लोग माइटोसिस कोशिका विभाजन में पढ़े थे बस उसका सब रिपीटेशन हो रहा है। माइटोसिस कोशिका विभाजन में जो भी हम लोग पढ़े थे उसका क्या होता है? हो रहा है सब रिपीटेशन। अब टीलोफेज अवस्था में क्या होगा? वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा क्रोमोसोम के चारों तरफ किसका निर्माण होगा? केंद्रक झिल्ली का निर्माण होगा और उसके बाद फिर से उस केंद्रक झिल्ली में पुनः जल का अवशोषण होगा टीलोफेज 1 अवस्था में। ठीक, तो ये सब होगा टीलोफेज 1 अवस्था में। और टीलोफेज 1 अवस्था जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोगों का टीलोफेज 1 अवस्था के बाद शुरू हो जाएगा साइटोकाइनेसिस 1। टीलोफेज 1 अवस्था जैसे ही कंप्लीट होगा, टीलोफेज 1 अवस्था जैसे ही कंप्लीट होगा, टीलोफेज 1 के बाद क्या शुरू हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस 1। और साइटोकाइनेसिस 1 क्या है? साइटोकाइनेसिस 1 क्या है? तो बस साइटोकाइनेसिस 1 ही जो माइटोसिस कोशिका विभाजन के साइटोकाइनेसिस में हो रहा था। क्या हो रहा था? कोशिका के मध्य में धीरे धीरे संकुचन उत्पन्न होगा और ये संकुचन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाएगा। एक मातृ कोशिका से कितना पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाएगा? जो जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, ये मातृ कोशिका, इससे दो पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। अगेन इसका डिवीजन होगा। ठीक, तो पहले पहला डिवीजन हुआ, एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो गया। और ध्यान से देखिए, जब दो पुत्री कोशिका का निर्माण हुआ था तो उसी समय केंद्रक की संख्या आधी हो गई थी।
सॉरी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई थी। एक क्रोमोसोम, इसमें जो पहले क्रोमोसोम 2n था वो क्रोमोसोम फर्स्ट बार डिवीजन में, मतलब प्रथम माइटोसिस 1 में, प्रथम माइटोसिस से 1 में ही, यहाँ पर प्रथम माइटोसिस से 1 में ही क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है, n इसमें भी और n इसमें भी। प्रथम माइटोसिस डिवीजन में ही क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है और उसके बाद जो डिवीजन हो रहा है लगातार एकदम माइटोसिस की तरह ही है। तो इसके बाद फिर से यहाँ पर इस कोशिका का जो डिवीजन होगा तो इसमें क्रोमोसोम यहाँ पर तो n है ही, और फिर से यहाँ इसके बाद जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पर भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, n, मतलब यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो यहाँ की क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होगी। मतलब ये क्रोमोसोम किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो इस वाले क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होगी। और क्रोमोसोम की संख्या बराबर किस विभाजन में होता है, माइटोसिस विभाजन में। किस विभाजन में होता है, माइटोसिस विभाजन में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसके बाद जो विभाजन हो रहा है वो माइटोसिस विभाजन हो रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं भाई, इसके बाद जो विभाजन हो रहा है वो बिल्कुल माइटोसिस विभाजन की तरह ही होगा। तो ये होगा हम लोग का मियोसिस कोशिका विभाजन। एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है और पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के आधी हो जाती है। एक चमत्कारी कोशिका विभाजन जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, इसलिए इसको हास्य कोशिका विभाजन कहते हैं। आई बात समझ में। तो इसके बाद है कि मियोसिस कोशिका विभाजन और माइटोसिस कोशिका विभाजन का क्या महत्व है, तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मियोसिस और माइटोसिस कोशिका विभाजन का महत्व कराएंगे। इसके बाद है मियोसिस कोशिका विभाजन का महत्व और माइटोसिस कोशिका विभाजन का महत्व। महत्व मतलब क्या लाभ है, मियोसिस से क्या लाभ है, माइटोसिस से क्या लाभ है। चलिए तो कहां चले ना पूछेगा, पढ़ने चलिए। इस विभाजन के फलस्वरूप पीढ़ी का एकांतरण होता है। इस विभाजन मतलब मियोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, पीढ़ी का एकांतरण होता है। अब ये पीढ़ी का एकांतरण क्या है, पीढ़ी का एकांतरण क्या है, तो कोई भी जीवधारी जो है अपने जीवन काल में, ज्यादातर जीवधारी अपने जीवन काल में 2 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। एक हेप्लॉइड से डिप्लॉइड में आते हैं और डिप्लॉइड से हेप्लॉइड में आते हैं। हम मनुष्य भी अपने जीवन काल में हेप्लॉइड से डिप्लॉइड अवस्था में आते हैं और डिप्लॉइड से हेप्लॉइड अवस्था में आते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। हेप्लॉइड से डिप्लॉइड आते हैं या फिर डिप्लॉइड से हेप्लॉइड आते हैं, कहने का मतलब ये है क्या, डिप्लॉइड अवस्था डिप्लॉइड अवस्था, डिप्लॉइड और क्रोमोसोम की संख्या दोगुनी होगी, तो डिप्लॉइड और क्रोमोसोम की संख्या यदि जोड़ा में नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेप्लॉइड। ये हम लोग कोशिका का पहले इसमें क्रोमोसोम की संख्या 42 थी, सॉरी 46 थी, मान लीजिए क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी, 46। मियोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, क्रोमोसोम की संख्या यहां से क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 23 क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 23 क्रोमोसोम की संख्या हो गई। तो क्रोमोसोम की संख्या इसमें क्या हो गई, आधी हो गई ना। फिर ये दोनों ही कोशिका, ये दोनों ही कोशिका फिर मिलेंगे। अच्छा एक और बात ये है कि मियोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, एक नंबर समझने के पहले 2 नंबर समझते हैं। मियोसिस विभाजन द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। मियोसिस विभाजन द्वारा कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन। और लैंगिक प्रजनन मतलब क्या होता है, लैंगिक प्रजनन मतलब जिस प्रजनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उस प्रजनन को हम लोग कहते हैं लैंगिक प्रजनन। जिस प्रजनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उस प्रजनन को कौन सा प्रजनन कहते हैं, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप ही किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मक। युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु। युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। ये शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण किस प्रजनन के द्वारा होता है, लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही होता है। यानी कि शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, अगर लैंगिक प्रजनन हो गया मतलब लैंगिक प्रजनन के दौरान युग्मक का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। और लैंगिक प्रजनन के लिए कौन सा विभाजन चाहिए, मियोसिस विभाजन। और यानी कि मियोसिस विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, मियोसिस विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि मियोसिस विभाजन द्वारा शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। यानी कि शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 23 और अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 23। आई बात समझ में, ठीक।
तो शुक्राणु में भी क्रोमोसोम की संख्या 23 और अंडाणु में भी क्रोमोसोम की संख्या 23। मान लीजिए कि हम लोग एक कोशिका है और कोशिका निर्माण कर रहा है 23 एक नई कोशिका जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 है। मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोई कोशिका है जो निर्माण किया है शुक्राणु और इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या है 23। एक और कोई कोशिका आएगा और वो निर्माण करेगा अंडाणु, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 23। अब ये अंडाणु और ये शुक्राणु एक दूसरे से मिलकर एक नया रचना का निर्माण करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जाइगोट, जिसको क्या बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है 23। जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है 46। आई बात समझ में ना, जाइगोट में फिर से क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है 46। तो देखिए जीवधारी जो है अपने जीवन काल में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में जाते हैं, फिर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड और फिर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड। इस तरह से एक चक्र चलता रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं पीढ़ी का एकांतरण। और पीढ़ी का ये एकांतरण होता है मियोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा ही, ठीक है ना। तो पहला इस विभाजन के फलस्वरूप पीढ़ी का एकांतरण होता है। दूसरा भी हम लोग समझ गए, इस विभाजन द्वारा लैंगिक प्रजनन के लिए युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, निर्माण होता है। युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। अगर लैंगिक प्रजनन के लिए भी मियोसिस आवश्यक है। इसके बाद इस प्रजनन द्वारा किसी भी समुदाय की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या स्थिर बनी रहती है। देखिए क्रोमोसोम 46 से 23 था मियोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा, और 23 फिर ये दोनों मिलकर फिर से 46, फिर से मियोसिस कोशिका विभाजन होगा, फिर से 23 और फिर से दोनों शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे फिर से 46। यानी कि क्रोमोसोम की संख्या हमेशा क्या रह रही है स्थिर, हमेशा स्थिर। मतलब जितना क्रोमोसोम की संख्या पहले रहता था मियोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप मियोसिस कोशिका, ठीक, हमेशा क्रोमोसोम की संख्या किस क्या होगा स्थिर बनी रहेगी। तो ये हम लोग का मियोसिस कोशिका विभाजन। इसके बाद होता है माइटोसिस कोशिका विभाजन। अब ये माइटोसिस कोशिका विभाजन का क्या मतलब है सुनिए। एक कोशिकीय प्राणी में इस विभाजन द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। जितने भी एक कोशिकीय प्राणी होते हैं लैंगिक प्रजनन के लिए मियोसिस कोशिका विभाजन आवश्यक है। और जो लैंगिक प्रजनन होता है वो उच्च श्रेणी के प्राणियों में होता है, लेकिन जो एक कोशिकीय प्राणी जो निम्न श्रेणी के प्राणी होंगे उसमें प्रजनन जो है किस विधि द्वारा, तो उसमें जो प्रजनन होता है माइटोसिस कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन होता है। जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं जो निम्न श्रेणी के प्राणी होते हैं फिर इस विभाजन की क्रिया द्वारा शरीर के घाव भरते हैं। जैसे पहले हम बताए कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, तो कोशिका विभाजन द्वारा शरीर क्षतिपूर्ति कोशिकाओं, नष्ट हुई कोशिकाओं की पूर्ति होती है। नष्ट हुई कोशिकाओं की क्या होती है पूर्ति होती है। तो जो कोशिकाएं हमारे शरीर में नष्ट हो जाती है वहां पर क्या होता है घाव हो जाता है और वहां पर फिर क्या होता है मियोसिस माइटोसिस कोशिका विभाजन द्वारा ही। क्योंकि माइटोसिस कोशिका विभाजन किसमें होता है दैहिक कोशिका में, और मियोसिस कोशिका विभाजन किसमें होता है लिंग कोशिका में मियोसिस कोशिका विभाजन होता है और दैहिक कोशिका में माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है। तो माइटोसिस इस विभाजन इस क्रिया द्वारा शरीर के घाव भरते हैं। इसके बाद इस विभाजन द्वारा डीएनए और आरएनए का संतुलन बना रहता है। आइए समझें इस विभाजन में, यानी कि माइटोसिस कोशिका विभाजन द्वारा क्या होता है डीएनए और आरएनए का संतुलन बना रहता है। तो ये हुआ हम लोगों का मियोसिस कोशिका विभाजन का महत्व और माइटोसिस कोशिका विभाजन का महत्व। आइए बात समझ में ना। इसके बाद इसको हम कर रहे हैं इरेज इरेज इरेज। आई होप कि मेरे आप लोग इसको अपने नोटबुक में एकदम अच्छे से प्यार वाले हैंडराइटिंग से उतार लिए होंगे, ठीक ना। तो एक बार और मियोसिस कोशिका विभाजन का रिवीजन कर लेते हैं। क्या हुआ था मियोसिस कोशिका विभाजन में, सबसे पहले कोशिका का विभाजन होता एक कोशिका था और एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हुआ, फिर अगेन ये कोशिका का डिवीजन हुआ और फिर से और दो कोशिका बना। तो एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिका का निर्माण हो गया और मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी जो भी पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या के आधी हो गई। तो जो डिवीजन पहला जो डिवीजन हो रहा है उसको हम लोग मियोसिस 1 बोलते हैं और दूसरा वाला जो डिवीजन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मियोसिस 2। उसको हम लोग क्या बोलते हैं मियोसिस 2। तो सबसे पहले मियोसिस 1 में मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, तो मियोसिस 1 में सबसे पहले हो रहा है कैरियोकाइनेसिस 1 और कैरियोकाइनेसिस 1 में सबसे पहले क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस 1 में सबसे पहले हो रहा है प्रोफेज 1
फिर मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1, और उसके बाद टीलोफेज 1। जैसे टीलोफेज 1 कंप्लीट है, उसके बाद शुरू हो जाता है साइटोकाइनेसिस 1। उसके बाद क्या शुरू होता है? साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1 कंप्लीट होते ही इस कोशिका का डिवीजन पहला बार हो गया। फिर से इसका दोबारा जो डिवीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मियोसिस 2। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मियोसिस 2। मियोसिस 2 और मियोसिस 2 में फिर से क्या होगा? प्रोफेज 2 जो कि एकदम माइटोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा जैसा होगा। फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2 और उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस 2। ठीक है ना? तो ये हम लोग का मियोसिस कोशिका विभाजन। ठीक, इसके बाद हम लोग करेंगे मियोसिस कोशिका विभाजन और माइटोसिस कोशिका विभाजन में क्या अंतर है। ठीक है, मियोसिस कोशिका विभाजन और माइटोसिस कोशिका विभाजन में क्या अंतर है। तो अंतर लिख रहे हैं यहाँ पर हम कि मियोसिस कोशिका विभाजन और माइटोसिस कोशिका विभाजन में क्या अंतर होगा। ठीक, इसको पहले आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो मियोसिस और इधर में लिख रहे हैं माइटोसिस। क्या दोनों में अंतर है? तो पहला अंतर तो यही होगा कि इसमें कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है और इसमें कोशिका विभाजन के फलस्वरूप 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। पहला अंतर क्या होगा? 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है और माइटोसिस कोशिका विभाजन का क्या होगा? बिल्कुल भाई, 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। विभाजन का मतलब कितना पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा? दूसरा अंतर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। दूसरा अंतर होगा इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या दोगुनी नहीं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी रहती है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या समान, तभी ना इसको समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। समान रहती है। क्या समान रहती है? क्रोमोसोम की संख्या। क्या आधी हो जाती है? क्रोमोसोम की संख्या। तीसरा है कि मियोसिस कोशिका विभाजन जो है वो किसमें होता है? जनन कोशिका में। मियोसिस कोशिका विभाजन किसमें होता है? जनन कोशिका में। मियोसिस कोशिका विभाजन जनन कोशिका में होता है। लेकिन माइटोसिस कोशिका विभाजन किसमें होता है? माइटोसिस कोशिका विभाजन दैहिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? दैहिक कोशिका में। माइटोसिस कोशिका विभाजन किसमें होता है? दैहिक कोशिका में। अब हम लिख रहे हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर जो ये है, मियोसिस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। अब क्रॉसिंग ओवर ये मत पूछिए क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर अपने अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करने की क्रिया क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहलाती है। तो मियोसिस कोशिका विभाजन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। चौथे यहाँ पर CROSSING क्रॉसिंग ओवर की क्रिया इसमें होती है और इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती है। तो ये हुआ हम लोगों का कंप्लीट मियोसिस कोशिका विभाजन। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। इसको आप लोग एकदम अच्छे से उतार दीजिए। अभी के लिए फिलहाल बाय, हैव अ नाइस डे।